तारीख के पन्ने पलटो तो क्या क्या तस्वीरें रक्सा हैं। लाखों का लहू रक्षा रक्षा अब इन पन्नों की जीनत है। मीरास की खेती का सोना जो इन नस्लों के हाथ लगा, वो उन नस्लों का तोहफा है जो छूट गईं पर जिंदा हैं। तारीख के पन्ने फिर पलटो, फिर याद करो हर कुर्बानी। मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चुंगल और उनकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की तारीख लगभग 200 बरस की तारीख है। मगर इसमें ख़वातीन और ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन की जो हिस्सेदारी रही है, उसका ज़िक्र तारीख में बहुत कम मिलता है। इसकी वजह ये नहीं है कि ख़वातीन और ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन जंग आज़ादी में शामिल नहीं थीं। नहीं, वो पूरी आबोताब के साथ शामिल थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर तबके, हर मजहब, हर जात के लोग इस आज़ादी की तहरीक में शामिल थे। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद थी जो इस जद्दोजहद का लगातार हिस्सा बनी रही। मगर जो कुछ उन्होंने किया, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी, उनका जिक्र तारीख में कम ही रहा। आज इसकी सख्त ज़रूरत है कि हम ख़वातीन और ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन की जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, उसका जिक्र नई नस्लों के सामने बार बार करें। 1857 से लेकर 1947 तक का आज़ादी की जद्दोजहद का अगर जायज़ा लिया जाए तो औरतें हर सफ़, हर जगह इस आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल थीं। कहीं वो आगे की कतारों में थी तो कहीं लड़ाई की कमान उनके अपने हाथ में थी। रानी चिन्नम्मा, रानी झांसी, बेगम हज़रत महल के नाम तो हमें मालूम हैं, लेकिन न जाने कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके नाम हमारी या हमारी नई नस्लों की ज़बान पर आज नहीं हैं। जैसे जैसे मुल्क में तालीम आम होने लगी, वैसे वैसे नई नस्लों ने इल्म हासिल करना शुरू किया। वालिदैन ने अपने बच्चों को नई तालीम हासिल करने के लिए मदरसों में, स्कूलों में भेजना शुरू किया। आज गुमनाम जाबाज में हम जिस खातून का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ खुद आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने अपने 2 बेटों को आज़ादी की तहरीक के लिए तैयार किया। बेटे बड़े हुए, गिरफ्तार हुए और इस गिरफ्तारी के बाद वो खुद पूरी आबोताब के साथ आज़ादी की जंग में कूद पड़ी। इस आज़ादी के सिपाही का नाम था बी अम्मा। इस सवाल पर काफी कयास आराई हुई है कि आबिदी बेगम उर्फ बी अम्मा किस साल में पैदा हुई। कुछ तारीखदां का कहना है कि वो 1850 में पैदा हुई, कुछ का ख्याल है कि वो 1852 में पैदा हुई। एक और अकीदे के मुताबिक ये खाम ख्याली है कि बी अम्मा की पैदाइश दरअसल 1844 है। लेकिन जिन बातों पर कोई इख्तिलाफ नहीं है वो ये कि वो उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में एक रिवायती मुस्लिम खानदान में पैदा हुई। जैसे उस वक्त की रिवायत थी कि लड़कियों को सिर्फ रस्मी तौर पर घर में ही पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। 1857 की उथल पुथल में ये भी शायद ढंग से नहीं हो पाया। मजहब और अकायद के बारे में बुनियादी मालूमात उन्हें घर में हासिल हो गई थी और छोटी उम्र में ही उनकी शादी अब्दुल अली खान जौहर से हो गई थी, जो रामपुर स्टेट में ऊंचे ओहदे के अफसर थे। बी अम्मा की 5 औलादें थीं, जिनमें से 4 बेटे थे। इनमें से 2 बेटों ने आगे चलकर बड़ी शोहरत हासिल की और उन्हीं की वजह से आबिदी बेगम बी अम्मा के नाम से मशहूर हुई।
आबदी बेगम 27 बरस की उम्र में और कुछ तारीखदानों के मुताबिक 30 बरस की उम्र में बेवा हो गई। अभी वो इस गम से उभर भी ना पाई थी कि बड़े बेटे नवाजिश अली भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इस दोहरे सदमे के बाद अपनी 4 औलादों की परवरिश करने, पढ़ाने और हुब्बुल वतनी का सबक सिखाने की जिद्दोजहद ने बी अम्मा को फौलाद बना दिया। मेरी बेटी, या अल्लाह, ऐसा क्या गुनाह किया था हमने जो इसके पीछे पड़ गया। पहले हमारे दामाद को, अब नवाजिश को। इस नन्ही सी जान का क्या कसूर था। बस फूफी, अब चुप हो जाइए, जैसी अल्लाह की मर्जी। हाय अल्लाह को क्या सिर्फ दुख मंजूर है? इससे अच्छा हमें बुला लेता। इस नन्ही सी जान ने देखा ही क्या था। फूफी, चुप हो जाइए, जैसी अल्लाह की मर्जी। मौत और जिंदगी तो उसके ही हाथ में है ना, उसमें हमारा क्या दखल। जैसा वो देता है वैसा वो वापस ले भी तो लेता है ना। तू बस ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना बेटी। तेरी हिम्मत से ही ये बच्चे पलेंगे। बी अम्मा ने अपनी जिंदगी बाकी बच्चों की तालीम के लिए वक्फ कर दी। उन्हें यकीन था कि कामयाबी के लिए मजहबी, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों ज़रूरी हैं, और इसीलिए उन्होंने रिवायती तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों को, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन दोनों को अलीगढ़ तालीम हासिल करने के लिए भेजा, और उसके बाद मोहम्मद अली को ऑक्सफोर्ड आला तालीम के लिए भी भेजा गया। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि उस ज़माने में सैयद अहमद खां के खोले हुए उस कॉलेज को, जिसे MAO कॉलेज के नाम से जाना जाता था, उसमें दाखिला लेना, पढ़ाई करना मुल्क और कौम से गद्दारी तस्वुर किया जाता था। एक अकेली औरत जब अपने बच्चों की तालीम के लिए ऐसा झंडा उठाती है जिसके ऊपर कौम के लोग उंगलियां उठाने को तैयार हों, तो इस कदम को जीवट का कदम ही कहा जाएगा। ये थी आज़ादी की जंग की शुरुआत घर के अंदर। उनके शौहर के इंतकाल के बाद उन्होंने अपने लड़कों, कई लड़के थे, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, एक भाई थे मौलाना जुल्फ़कार अली, तो उन सब की परवरिश और तालीम उस ज़माने में अलीगढ़ में उलमा सर सैयद के मजहबी ख़यालात की वजह से उनके मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने उस मुखालफत की परवाह नहीं की और दोनों बेटों को अलीगढ़ भेजा, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को। और बराबर इसकी बड़ी शेरदिल खातून थी, वही बराबर नसीहत करती रहती थी कि बेटा इस्लाम न छोड़ना। और मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली को उसके ओपीएम के महकमे में जगह मिल गई, और मौलाना शौकत अली उनसे कई साल छोटे थे, मौलाना मोहम्मद अली मौलाना शौकत अली से, और बहुत ज़हीन और बड़े ब्रिलियंट थे। वो ऑक्सफोर्ड भेजे गए, तो उसका ख़र्चा मौलाना शौकत अली ने दिया, और खुद इन्होंने भी अपने जेवर वगैरह बेच के, और जायदाद थी उसकी आमदनी से सब खर्चा। लेकिन यही तलक़ीन कि बेटा मैं ये न सुनूं कि तुम इस्लाम, ये इस्लामी चीज़ें तुमने छोड़ दी। अम्मी जान, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। बस कुछ साल की ही तो बात है, फिर तो मोहम्मद वापस लौट ही आएगा। शौकत मियाँ, हम परेशान नहीं हैं, हमें फिक्र हो रही है कि हमारा बेटा हमसे इतनी दूर जा रहा है, 7 समुंदर पार। वहाँ वो कैसे रहेगा, क्या खाएगा? वो ना कोई सुख जानने वाला होगा ना दुख। पर हमें खुश इसी बात की है कि ये विलायत पढ़ने जा रहा है। अम्मी, आप हमें इतना मजबूत बना दिया है कि हम कहीं भी
किसी भी हालात में रह लेंगे। बस बाकी तो सब ठीक है। और वहाँ कोई सुख दुख बांटने वाली इंग्लिश मोहतरमा मत ढूंढ लेना। पढ़ाई खत्म होते ही सीधा रामपुर। हाँ बेटा, पढ़ाई खत्म करके यहाँ अपने मुल्क वापस आना और ऊंची तालीम से कुछ ऐसी तरकीब निकालना कि इसे कैसे आजाद करवाया जाए। अगर पढ़े लिखे नौजवान इस बात को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल करके मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान लौट आए। हिंदुस्तान लौटकर उन्होंने रामपुर में एजुकेशन ऑफिसर की नौकरी की। इसी दौरान शौकत अली ने यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा में सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। बी अम्मा अपने बेटों की तरक्की से बेहद खुश थी, मगर उन्हें कल्ब का चैन हासिल नहीं था। उन्होंने तो अपने बेटों को आज़ादी की जंग के लिए तैयार किया था और इसीलिए दोनों बेटों ने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और तब हमदर्द और कॉमरेड नाम से 2 रिसाले छापने शुरू किए। इन रिसालों में आज़ादी की तहरीक और जद्दोजहद से मुताल्लिक़ मज़ामीन लगातार छपते रहे। 1919-1920 के दौरान खिलाफत कमेटी बनी। इन दोनों भाइयों के साथ साथ मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी, अताउल्ला शाह बुखारी, शौकत अली सिद्दीकी, हकीम अजमल खां शामिल थे। सन 1921 में जब बी अम्मा के बेटों मोहम्मद अली और शौकत अली को खिलाफत तहरीक के सिलसिले में जेल भेज दिया गया तो बी अम्मा ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। खिलाफत और अदम ताउन की तहरीकों को जारी रखने की गरज से उन्होंने गांवों और शहरों के दौरे किए। वो यूपी में कांधला जैसे मुज़ाफ़ाती इलाकों में गई तो दूर दराज मालाबार भी गई। जब तहरीक खिलाफत चली, इस वक्त जब ये अली बिरादरान दोनों को जेल हो गई थी और उसके बाद उनकी वालदा बी अम्मा साहिबा ने उसकी सारा मुल्क में कंट्रोल संभाल लिया था, उस वक्त यहाँ कांधले के लोगों ने भी बी अम्मा को दावत दी कि आप यहाँ आइए। चुनांचे बी अम्मा ने मंजूर कर लिया। अब जब बी अम्मा ने मंजूर कर लिया कि वो आएंगी और प्रोग्राम तय हो गया, तो जो पहले की बात थी वो बाद में सोची गई कि सब वो आएंगी तो वो तो बागियों की लीडर है सबसे बड़ी, यहाँ कहाँ ठहरेंगी, जिसके यहाँ ठहरेंगी उसका क्या होगा। तो उस वक्त मजहरुल हक साहब ने अजीब गरीब काम किया। उस वक्त उस दौर के लोगों का अंदाज़ा होता है कैसी उनका किरदार था और किस तरह के ताल्लुकात थे। हालांकि वो इंटेलिजेंस में थे और बड़े ओहदे पर थे। उन्होंने कहा मेरे घर पे ठहरेगी। लोगों ने उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपकी मुलाजमत जाएगी, आपका किरदार मुश्तबा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि साहब वो मैं मुलाजमत देखूँ या अपना ताल्लुक़ देखूँ, तो मेरी माँ जैसी यहाँ आएंगी तो मेरे घर पर ठहरेंगी। चुनांचे वो यहाँ आई थी तो उनके घर पर ठहरी थी। उसकी सारी तफसीलात, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, सारा उसका रिकॉर्ड दीजिए। वो अपनी तकरीरों में कहती थीं कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता की हिफाजत करते हुए अपनी मुत्तहिदा लड़ाई को आगे बढ़ाना है। औरतों को मुत्तहिद करने के लिए उन्होंने अलग अलग मकामात पर कमेटियां बनाईं और औरतों को इन अवामी तहरीकों में शामिल होने के लिए तैयार किया। और उस ज़माने में वो घर से बाहर आई और इसको मतलब वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, सेक्युलर मूवमेंट के बारे में बातचीत किया। और उनका ये जो बात है, अब खिलाफत के उस दरमियान, उस दौरान उन्होंने मलबार तक ट्रैवल किया था। मलबार इज़ इन केरला, और उस जगह में जाके उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बहुत ज़बरदस्त स्पीच दिया था और लोगों को मोबिलाइज़ किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक औरत रामपुर से जाती है, उन दिनों में इतना मतलब साधन भी नहीं था ट्रैवल करने के लिए, और फिर भी इन्होंने हिम्मत करके गया क्योंकि उनको खबर आया कि ऐसे ऐसे हो रहा है वहाँ पे, और ये बहुत जो हो रहा है वो देश के लिए बहुत ख़तरा है। और ये समझते हुए उन्होंने जाके वहाँ पे इसके बारे में बातचीत किया और काफ़ी लोग जुड़ गए थे उस मैदान में। और उसके बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स भी हैं वहाँ पे। मातृभूमि और मनोरमा के पास में इनके फ़ोटोग्राफ्स हैं, पुराना उनका जो कलेक्शंस हैं उसमें है। और
अफसोस की बात ये है कि ये जो चीज़ है ये लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि एक ऐसे एक हस्ती थी उस ज़माने में, और वो ये आज के हम लोग अभी सेकुलर कर रहे हैं, कितने साल पहले मतलब इन्होंने इसके बारे में ये मुद्दा उठाया था और इसका जो गहराई को समझ लिया था, ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। कुछ कठ मुल्लाओं ने इतराज किया कि औरत जात का इस तरह बेपर्दा घूमना और मर्दों के जलसों से खिताब करना मुनासिब नहीं है। बेअम्मा ने कहा, मेरी मीटिंगों में जो आते हैं वो मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे ही तो हैं। कौन माँ अपने बेटों से पर्दा करती है? ये बात आज नहीं कही जा रही, मगर बेअम्मा ने तकरीबन 100 साल पहले कही थी। बड़ी चालाक है ये अंग्रेजी हुकूमत, हम लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और ये कोई ना कोई मक्कारी खेल जाएगी। कोशिश करेगी ये कि हम सब मजहब के नाम पर बिखर जाएं, ताकि ये फिर से हमारे ऊपर 100 सालों तक राज करते रहें। जब खिलाफत आंदोलन और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब एक साथ मिलकर काम करने लगे, तब इस सरकार को अच्छे से समझ आ गया था कि हमारे मुल्क में अब ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया, पर अब इस आंदोलन को रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि अब सारा हिंदुस्तान एक साथ में लड़ रहा है। कोई हिंदू या मुसलमान नहीं लड़ रहे। हर धर्म के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें अगर एक साथ मिलकर इस आंदोलन में लड़ेंगे तो हमें कामयाबी दिलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। औरतों के पास ज्यादा ताकत है। अगर वो चाहें तो अपने घर के हर मेंबर को इस आजादी के लिए तैयार कर सकती है। मैं औरतों को सलाह देती हूं कि वो खुद को मुल्क के लिए तैयार करें लड़ने के लिए, और अपने घर के हर सदस्य को आजादी की जंग में भेजने के लिए तैयार करें। खिलाफत तहरीक ने जोर पकड़ा। मुल्क के कोने कोने से मुसलमान खिलाफत तहरीक से जुड़ने लगे। गांधी जी की क़यादत में कांग्रेस ने खिलाफत तहरीक की तायीद की और खिलाफत तहरीक से जुड़े हुए सब लोग गांधी जी की अदम ताउन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनने लगे। मुत्तहिदा तहरीक ने अंग्रेज़ परस्त तालीम की मुखालफत शुरू की और तब अलीगढ़ के MAO कॉलेज से 200 तलबा ने तालीम छोड़ दी। यहाँ पढ़ी बुनियाद जामिया मिलिया इस्लामिया की। क़यादत थी ज़ाकिर हुसैन की। ये वही ज़ाकिर हुसैन हैं जो बाद में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के नाम से मशहूर हुए और हिंदुस्तान के सदर बने। बी अम्मा अब पूरी ताकत के साथ इस मुहिम में जुट चुकी थी और अब बी अम्मा खिलाफत तहरीक का अटूट हिस्सा थी। लोग उनसे बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहे थे। वो मीटिंगें करती, लोग इन मीटिंगों में आते और बी अम्मा उनसे आज़ादी की तहरीक में शामिल होने की अपील करती। इसी बीच गांधी जी ने बी अम्मा से गुजारिश की कि वो इन मीटिंगों में चंदा जमा करने की अपील भी करें। बी अम्मा ने इन मीटिंगों में चंदा जमा करना शुरू कर दिया। लोग और ख़ास तौर से औरतें बड़ी तादाद में चंदा देते और आज़ादी की तहरीक में शामिल होते। उस वक्त के पंजाब के गवर्नर सर मैल्कम हेली ने असेंबली में ये इतराफ़ किया कि अली ब्रदर्स के घर की औरतें चंदा जमा करती फिरती हैं और शोरिश बर्पा करती हैं। वहीं गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि कांग्रेस की सत्याग्रह तहरीक खिलाफत के रज़ाकारों और चंदे से चल रही है और इसमें बी अम्मा की कोशिशें काबिल कदर हैं। बी अम्मा की कोशिशें कुछ इस कदर बारावर साबित हुईं कि उन्होंने तहरीक के लिए 50 लाख रुपए इकट्ठा किए। आज के 50 लाख नहीं, अब से 93 साल पहले के 50 लाख रुपए चंदे में इकट्ठा किए गए। गांधी जी ने जब बलट रखा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए
क्योंकि मुल्क में फसादात का सिलसिला कोहाट का बड़ा ज़बरदस्त फसाद हुआ था। तो बीएम्मा ने ख़ास तौर से गांधी जी को दबानी भी कहा कि व्रत न रखो, तुम्हारी सेहत, अभी जेल से छूट के आए हो, तुम्हारी सेहत। उन्होंने कहा नहीं, मैं अगर अपनी माँ का कहना, आप तो मेरी माँ हैं, जब मैं अपनी सगी माँ का कहना नहीं मानता इस मामले में, तो आपका भी कहना इस मामले में नहीं मान सकता। तो इतना ताल्लुक़ था बराबर। तो आखिर तक आज़ादी की तहरीक में आगे रही और पूरा सैकड़ों मकामात का दौरा किया दोनों भाइयों के लीडरों की गिरफ्तारी के बाद, और हर जगह बड़ी इनका खैर मकदम हुआ, बहुत ज़्यादा वो। और उसी पर एक बड़ा मशहूर हमने भी अपने बचपन में सुना था, जान बेटा खिलाफत पर दे दो, यही सलाह खातून के नाम से एक नज़्म थी, जान बेटा खिलाफत पर दे दो। बीएम्मा ने खिलाफत तहरीक के लिए एक ऐसी मुहिम खड़ी कर दी कि उनके आते ही भीड़ जमा हो जाती। अकबर इलाहाबादी की लिखी नज्म जान बेटा खिलाफत पे दे दो इतनी मकबूल हुई कि गली मोहल्लों में लोग गाते फिरते थे। 1923 के आते आते बीएम्मा काफी कमजोर हो गई थी और उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। इसी दौरान खबर आई कि उनके बेटों को रिहा किया जा रहा है। हुकूमत के इस अचानक फैसले को बीएम्मा ने शक की नजर से देखा। बीएम्मा है? सलाम बीएम्मा, मैं सीआईडी से डिप्टी सुपरिटेंडेंट अब्दुल मजीद हूँ। सलाम, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। मौलाना मोहम्मद अली साहब को सरकार रिहा कर रही है, तो वे जल्दी घर पहुँच जाएंगे। उन्होंने आपको खबर देने के लिए कहा था, तो मैंने सोचा ये खबर आपको खुद ही पहुँचा दूँ। क्या गवर्नमेंट ये फैसला इंसाफ के लिए कर रही है या किसी और वजह से? अगर ये फैसला इंसाफ के चलते हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आखिरकार पिछले 28 महीनों की तकलीफ से उन्हें निजात मिलेगी। पर मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ये जान ले कि मेरे बेटे अगर किसी दिमागी या जिस्मानी तकलीफ से बचने के लिए किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो उनके मजहबी अहकाम या मुल्की कवाइफ के खिलाफ हो, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरी कमज़ोरी को इतनी ताकत और मेरे कमज़ोर हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं उसी वक्त उनका गला घोट दूं। नहीं नहीं बीएम्मा, उन्हें बेशर्त रिहा किया जा रहा है। जैसा सुना था आपके बारे में वैसा ही पाया। एक लंबी बीमारी के बाद बीएम्मा ने 13 नवंबर 1924 को आखिरी सांस ली। सारा मुल्क सोगवार हो गया। गांधी जी ने उन्हें मां से तशबीह दी, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया, उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बताया। बीएम्मा
सारी ज़िंदगी बेखौफ आज़ादी के लिए जद्दोजहद करती रहीं और इसी वजह से वो आगे आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का एक मीनार साबित हुई। मैं देखिए बीएमआर का सब्जेक्ट को समझने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि इनके ऊपर में फ़िल्म बनानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले इनके बारे में और लोग डिस्कस करें, चर्चा करें और फैल जाए कि उस ज़माने में ऐसे एक इतना पावरफुल एक औरत थी। अब हम पावरफुल लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं लेकिन उस टाइम में उनके पास में कितना पावर था नहीं था हमें पता नहीं, लेकिन पावरफुल ज़रूर थी। उनका सोच उनका इतना गहराई में थी जिसके वजह से वो अपने घर वालों से लड़ के बच्चों को अंग्रेज़ी सिखा पाया। अलीगढ़ में होते हुए अलीगढ़ में मतलब वो मदरसा में नहीं भेजा बच्चों को और अंग्रेज़ी शिक्षा जो है वो उनको दिला सका। तो ये इस चीज़ का उनको समझ था कि ये अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ी में बात करके जीतना है। आप लड़के वालों से कहना